20 साल का एक युवक अपने कत्ल किए गए पिता के शव के पास खड़ा है। 336 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया के फिलिप द्वितीय अपनी बेटी की शादी में एक हत्यारे की तलवार का शिकार हो जाते हैं। ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम। इस युवा राजकुमार को विरासत में मिलते हैं 40,000 सैनिक, खून से सना एक सिंहासन और अरस्तु द्वारा सालों तक तराशा गया एक प्रखर दिमाग। ओलंपियस उसके कानों में दैवीय वंशज होने की बातें भरती रहती है। जीवन के अब बस 13 साल बचे हैं। वो इन सालों को ज्ञात दुनिया को जीतने में लगा देता है। 2 साल के भीतर यूनानी विद्रोह कुचल दिए जाते हैं। विद्रोह की सोचने वाले हर राज्य को एक क्रूर चेतावनी देने के लिए ये राजकुमार थीब्स शहर को मिट्टी में मिला देता है। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है। 334 ईस्वी पूर्व में 47,000 सैनिक हेलेस्पोंट को पार कर फारसी साम्राज्य की सीमा में दाखिल होते हैं। ग्रानिक्स नदी के किनारे एक फारसी तलवार उसके हेलमेट पर लगती है और कांसे के 2 टुकड़े कर देती है। पानी के ऊपर एक दरार की गूंज सुनाई देती है। इससे पहले कि दूसरा वार होता, क्लीटस द ब्लैक उस हमलावर को मौत के घाट उतार देता है। जीत के इस अभियान की शुरुआत तब होती है जब राजा मौत से बस एक वार की दूरी पर था। जो शुरू में एक सीमावर्ती हमला था, वो प्राचीन दुनिया के अब तक के सबसे महान सैन्य अभियान में बदल जाता है। 3 महाद्वीप, 4 निर्णायक युद्ध, रेगिस्तानों, पहाड़ों और नदियों के बीच 30,000 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल मार्च, जिसे पहले किसी यूनानी ने पार नहीं किया था। ये युवा मैसेडोनियाई बिना किसी रसद आपूर्ति और बिना पीछे हटने की योजना के पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य का सामना करता है। जीत का मतलब था सभ्यता को नया आकार देना, और हार का मतलब था मैसेडोनिया का नक्शे से मिट जाना। जब तक ये कहानी खत्म होगी, सोने से पहले होमर की किताबें पढ़ने वाला ये राजकुमार इतिहास के किसी भी इंसान की तुलना में सबसे ज्यादा जमीन जीत चुका होगा। इस सफर में वो इतना बदल जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। दार्शनिक का वो छात्र अब एक ऐसा आदमी बन जाता है जो खुद को जीवित देवता मानकर पूजे जाने की मांग करता है। वो प्यारा सेनापति अब एक ऐसा अजनबी बन चुका है जिसका साथ उसके अपने पुराने सिपाही भी नहीं दे पा रहे। ये विजय, गौरव और असीमित शक्ति की भयानक कीमत की कहानी है। दूर से देखने पर हमला करती हुई मैसेडोनियाई सेना लोहे की नोकों वाले एक जंगल जैसी दिखती है जो खुले मैदान को चीरती हुई बढ़ रही हो। हर सैनिक के पास 5 मीटर से ज्यादा लंबी सरीसा नाम की भाला जैसी लाठी है। कंपेनियन कैवेलरी यानी घुड़सवार दस्ता दुश्मन के बाजू पर एक भारी प्रहारक यंत्र की तरह पूरी ताकत से हमला करता है। पार्मेनियन और टॉलेमी जैसे सेनापति उन टुकड़ियों की कमान संभालते हैं जो दशकों के युद्ध से तपी हुई हैं। उनका राजा हर लड़ाई की अगली कतार में खड़ा होकर लड़ता है, धूल और खून के बीच अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। 333 ईसा पूर्व में इशस के मैदान में दोनों राजा पहली बार आमने सामने आते हैं। दारा पिनास नदी के किनारे एक विशाल सेना तैनात करता है। मसिदोनियाई राजा मिनटों में वहां की भौगोलिक स्थिति को समझ लेता है और अपनी सेना के साथ फारसी सेना के केंद्र को जकड़ लेता है। घुड़सवार दस्ता बाईं ओर से एक लंबा घेरा बनाता है। सख्त जमीन पर घोड़ों के खुरों की गूंज सुनाई देती है। सेनाओं के बीच हवा में धूल का गुबार छा जाता है। मसिदोनियाई सैनिक कांसे और लोहे की लहर बनकर शाही रक्षकों को रौंद डालते हैं। दारा अपनी सेना को बिखरते हुए देखता है। महान राजा अपना रथ घुमाता है और भाग निकलता है। दारा बच तो जाता है, लेकिन पीछे कुछ बेशकीमती छोड़ जाता है। उसकी मां, उसकी पत्नी और उसकी बेटियां अब दुश्मन के कब्जे में हैं। कोई भी दूसरा विजेता होता तो बिना सोचे समझे इस शाही परिवार के बदले फिरौती मांगता या उन्हें गुलाम बना लेता। इसके बजाय विजेता राजा दारा की मां सीसी गैम्बिस के सामने झुकता है और उनकी सुरक्षा का वादा करता है। वो हेफेस्टियन को राजा समझ लेती है क्योंकि वो कद में लंबा था। राजा मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि हेफेस्टियन भी राजा ही है। क्रूरता से भरे इस युद्ध में दया का ये छोटा सा काम दोनों सेनाओं को हैरान कर देता है। तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए टायर का द्वीप किला हार मानने से इनकार कर देता है। इसकी दीवारें सीधे समुद्र से उठती हैं, जिन्हें आज तक कोई सेना नहीं भेद पाई थी। इंजीनियरों को 800 मीटर गहरे समुद्र के ऊपर एक रास्ता बनाने का आदेश मिलता है।
7 महीनों तक तीरों की बौछार और जलते हुए डामर के बीच पत्थर ढोने का सिलसिला चलता है। हफ्तों तक उस जगह पर तारकोल और खून की गंध छाई रहती है। जब वो रास्ता दीवारों तक पहुंचता है तो मैसिडोनियाई सैनिक हर दरार से अंदर घुस जाते हैं। बचने वाले हर रक्षक को समुद्र तट पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है। टायर के बाद मिस्र बिना किसी लड़ाई के अपने दरवाजे खोल देता है। तट पर विजेता के नाम पर एक नया शहर बसता है। फिर वो लीबिया के रेगिस्तान में सिवा के मंदिर की ओर ओझल हो जाता है। वहां कुछ ऐसा होता है जिसे कोई भी इतिहासकार पूरी तरह नहीं समझा पाया। उसके पीछे भारी दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब वो चकाचौंध करने वाली धूप में बाहर निकलता है तो पुजारी उसके सामने किसी भी फिरौन से ज्यादा झुकते हैं। उसके चेहरे पर कुछ बदल गया है। अब वो वफादारी नहीं मांगता, वो पूजा की मांग करता है। अब कोच फारस के दिल की ओर है। दारा अपनी पूरी ताकत बटोरकर गौगामेला के मैदान में आखिरी बार मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है। प्राचीन दस्तावेज दावा करते हैं कि उस मैदान में 2 लाख से ज्यादा सैनिक इंतजार कर रहे थे। जमीन को समतल कर दिया गया था ताकि फारसी रथों को अधिकतम रफ्तार मिल सके। पैदल सेना के घुटनों को काटने के लिए रथों के पहियों पर हसिया जैसे ब्लेड लगाए गए थे। उनके पीछे लड़ाकू हाथी चिंगाड़ रहे थे। इन सब के सामने थे सिर्फ 47,000 मैसिडोनियाई। युद्ध की पूर्व संध्या पर पार्मेनियन अंधेरे का फायदा उठाकर अचानक हमला करने का सुझाव देता है। राजा मना कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि दारा अपनी आंखों से देखे कि उसे कौन हरा रहा है। उस रात जब 2 लाख दुश्मन मैदान में डेरा डाले हुए थे, वह युवा विजेता चैन की नींद सोता है। उसके सेनापति इस बात पर यकीन नहीं कर पाते और सुबह तक आपस में बहस करते रहते हैं। 1 अक्टूबर 331 ईस्वी पूर्व की पहली किरण के साथ सेना एक तिरछी कतार में खड़ी होती है। घुड़सवार तैयार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेना से उड़ती धूल सुबह की हवा में घुल रही है। दारा पहले नुकीले पहियों वाले रथों को छोड़ता है। मैसिडोनियाई पैदल सेना बीच में जगह दे देती है और उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए कतारों के बीच से निकल जाने देती है। फिर वह पल आता है जो साम्राज्य का फैसला करता है। फारसी सेना के बाईं ओर एक दरार पैदा होती है क्योंकि उनकी टुकड़ियां घेराबंदी रोकने के लिए अपनी जगह बदलती हैं। घुड़सवार दस्ता पूरी रफ्तार से उस खाली जगह में घुस जाता है। कांसा हड्डियों से टकराता है। घोड़ों की चीखें गूंजती हैं। वो टुकड़ी दारा के सुनहरे रथ की ओर तेजी से बढ़ती है। एक पल के लिए दोनों राजाओं की नजरें मिलती हैं। घुड़सवार शाही रक्षकों को चीर देते हैं। फारसी अधिकारी सुनहरे रथ के चारों ओर गिरने लगते हैं। इस युद्ध में दूसरी बार दारा मौत के बजाय भागना चुनता है और पूर्व की ओर तब तक भागता है जब तक कि धूल उसे पूरी तरह निगल नहीं लेती। उसकी सेना अपने राजा को गायब होते देखती है। पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है, जैसे सूखी घास में आग फैलती है। हथियार जमीन पर गिर जाते हैं। जो लोग राष्ट्रों को जीतते थे वे अब अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए भाग रहे हैं। गौगामेला की एक दोपहर में दुनिया का अब तक का सबसे महान साम्राज्य कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। परसेपोलिस के अंदर बेहिसाब दौलत मिलती है। खजाने में 1,20,000 टैलेंट सोना और चांदी है। इस दौलत को बाहर ले जाने के लिए 20,000 खच्चरों और 5,000 ऊंटों की जरूरत पड़ती है। महीनों तक सेना विलासिता में डूबी रहती है। फिर एक रात आग लगती है। भयानक गर्मी में संगमरमर चटकने लगता है और ज़र्क्सिस का महल जलकर राख हो जाता है। 2 सदियों से बचे हुए शिलालेख चंद घंटों में पिघल जाते हैं। ये आग किसी आदेश से लगी थी या नशे में की गई कोई गलती थी, इस पर कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है। सुबह तक फारस का दिल राख बन चुका होता है। दारा अपने टूटते साम्राज्य के अवशेषों के बीच पूर्व की ओर भागता है, जबकि उसके अपने ही सेनापति उसके खिलाफ हो जाते हैं। 330 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया का गवर्नर बेसस राजा को बंदी बना लेता है। साजिशकर्ता उसे चाकू घोंप देते हैं और सड़क किनारे खून से लथपथ छोड़ देते हैं। एक मकदूनियाई जासूस सबसे पहले उस शरीर तक पहुंचता है। वो अब भी सांस ले रहा था। विजेता राजा वहां पहुंचने में थोड़ी देर कर देता है, लेकिन वो अपने प्रतिद्वंदी के पास घुटनों के बल बैठता है और मरते हुए राजा को अपने बैंगनी लबादे से ढक देता है। एक साम्राज्य का अंत एक धूल भरी सड़क पर होता है, जहां विजेता हारने वाले के लिए आंसू बहा रहा है।
इसके बाद सेना को मध्य एशिया निगल लेता है। हिंदू कुश पहाड़ियों को सर्दियों में पार करना हर सैनिक की परीक्षा लेता है। 3 सालों तक बैक्ट्रिया और सोगदियाना के पहाड़ों में छापामार लड़ा के हर मोड़ पर मकदूनियाई टिकड़ियों का खून बहाते हैं। फिर एक ऐसी रात आती है जो राजा को उम्र भर डराती है। एक दावत के दौरान क्लिटिस द ब्लैक उसे पारसी रीति रिवाजों को अपनाने के लिए चुनौती देता है। ये वही आदमी है जिसने ग्रैनिक्स में उसकी जान बचाई थी। राजा के हाथ से एक भाला छूटता है, क्लिटस गिर पड़ता है। चीख पुकार शुरू होते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। 326 ईसा पूर्व में सेना ज्ञात दुनिया के छोर पर पहुंच जाती है। राजा पोरस झेलम नदी के किनारे 200 लड़ाकू हाथियों के साथ इंतजार कर रहे हैं, जिनका सामना किसी यूनानी ने पहले कभी नहीं किया था। उनके वजन से जमीन कांप उठती है। आधी रात के तूफान के दौरान बारिश और बिजली की आड़ में नावें उफनती नदी को पार करती हैं। तीरंदाज किनारे से हाथियों को निशाना बनाते हैं। घायल जानवर दर्द से चिंघाड़ते हैं और अपनी ही पैदल सेना को रौंदते हुए पीछे भागते हैं। पोरस अपने सबसे बड़े हाथी पर बैठकर तब तक लगते हैं जब तक कि खून बहने से वो गिर नहीं जाते। झेलम के युद्ध के बाद भारत के और अंदर जाने का आदेश आता है। सैनिक मना कर देते हैं। वे मानसून की बारिश में खड़े होकर रोते हैं। 8 साल, 17,000 किलोमीटर, पीछे खून और धूल से भरे 3 महाद्वीप छूट गए हैं। घर भेजे गए पत्र जो कभी नहीं पहुंचे, बच्चे जो अपने पिता का चेहरा देखे बिना बड़े हो रहे हैं। पहली बार दुनिया एक आदमी की इच्छा मानने से इनकार कर देती है। वो 3 दिनों तक अपने तंबू में बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। फिर आदेश आता है, पश्चिम की ओर मुड़ो, घर चलो। वापसी का सफर किसी भी युद्ध से ज्यादा घातक साबित होता है। गिड्रोसियन रेगिस्तान में इतनी महीन रेत है कि वो कवच के जोड़ों में घुसकर सब कुछ ढंक लेती है। गर्मी चमड़े के जरिए खाल को झुलसा देती है। तीसरे दिन तक पानी खत्म हो जाता है। सैनिक जहां खड़े हैं वहीं गिर जाते हैं, जबकि बाकी सेना बिना रुके उनके शरीरों के ऊपर से गुजर जाती है। दस्तावेज दावा करते हैं कि वहां जाने वालों में से 1/4 कभी बाहर नहीं आ सके। एक सैनिक राजा को पानी से भरा एक हेलमेट देता है। वो उसे ऊपर उठाता है ताकि हर कोई देख सके और फिर उसे रेत में उड़ेल देता है। बेबीलोन पहुंचने वाला वो आदमी 8 साल पहले हेलेस्पोंट पार करने वाले राजकुमार से बिल्कुल अलग था। दीपक की रोशनी में होमर पढ़ने वाला वो लड़का अब बिना किसी सुनवाई के मौत के आदेश देता है। सिंहासन के पास आने वाले हर व्यक्ति को अपना चेहरा फर्श पर रगड़ना पड़ता है। दावतों में शराब का दौर तब तक चलता है जब तक कि खड़ा होना नामुमकिन न हो जाए। 8 साल के युद्ध के अनुभवी सिपाही अब एक ऐसे अजनबी को देखते हैं जो फारसी रेशम पहने हुए है और जिसके सिर पर सोने का ताज है। वो राजकुमार कहाँ गया जो सिसी गैम्बिस के साथ हंसता था? उन आंखों के पीछे की मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। 324 ईसा पूर्व में एकबाताना में बुखार से हेफेस्टियन की मौत हो जाती है। उसके साथ ही बचपन का सबसे करीबी साथी चला जाता है, जो उसका तंबू, उसके राज और साम्राज्य का बोझ साझा करता था। मिस्र के तट पर उसके नाम का शहर एक पूरे युग की बौद्धिक राजधानी बनकर उभरता है। तुर्की से अफगानिस्तान तक नक्शे पर 70 से ज्यादा शहर बसते हैं। पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियां इस तरह मिल जाती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरस्तु का छात्र दर्शन को पूर्व की ओर ले जाता है और खगोल विज्ञान को पश्चिम में लाता है। क्या कोई दूसरा जीवन इतने बड़े प्रभाव का दावा कर सकता है? 32 साल का जीवन, एक भी युद्ध नहीं हारा। एक आदमी के इर्द गिर्द 3 महाद्वीप खुद को बदलते हैं। उसके बाद स्मारक तो ढह गए, उसके पीछे कई राजवंश उभरे और खत्म हो गए। फिर भी 23 सदियों बाद पृथ्वी पर बोली जाने वाली हर भाषा में उसका नाम आज भी वजन रखता है। इतिहास में दर्जनों विजेता हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ने 32 साल की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से पहले पूरी ज्ञात दुनिया को बदल दिया। एक लड़का, एक राजा, एक ऐसी ताकत जिसे इतिहास दोबारा कभी नहीं दोहराता।